नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको समय समय पर ये बताया कि मैं भारतीय संविधान के संबंध में अपनी एक समझ रखता हूं, क्योंकि मैंने काफी समय तक यूपीएससी की तैयारी की और उसके बाद काफी समय मैंने जो हमारे जो अभ्यर्थी थे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे उन्हें भारतीय संविधान को मैंने अध्ययन भी करवाया है। तो आज मैं आपके सामने आया हूं एक ऐसे विषय को लेकर जो हाल ही के अंदर आप सब देख रहे हैं कि जिसको बहुत ही गंभीरता से पूरे भारत देश में लिया जा रहा है, चाहे वह प्रशासनिक स्तर हो या राजनीतिक स्तर हो या आम जनता की समझ पर हो। हम इसकी बात आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी एक बिल 18 अप्रैल यूं कहें 2026 जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पुकारा जा रहा है, और यहां यह सुनने को मेरे सामने आया कि लगातार मैं सुन रहा था कि यह बिल पारित नहीं किया गया। मैं इसे राजनीतिक प्रश्नों से अगर अलग रखकर बात करूं, क्योंकि आज जब आप तैयारी करते हैं तो आपके पास तथ्य जो हैं वह सही होने चाहिए, और तथ्य हमेशा ऐसे होने चाहिए कि जो अपनी कसौटी पर खरे उतर सके। उन्हीं तथ्यों की आज हम बात करेंगे। जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, जब हम उसकी बात करते हैं तो उसकी हमें पृष्ठभूमि या यूं कहें कि हमें उसके अतीत में या उसके इतिहास में भी जाना पड़ेगा। 33% आरक्षण की बात यहां पर की गई है। बात महिलाओं को 33% आरक्षण देने की जो है, अगर हम बात करें भारतीय सेंसस की, अगर हम बात करें डिलिमिटेशन की, परिसीमन आयोग की, तो यह सब बातें एक साथ जुड़ी हुई हैं। अगर हम देखें कि क्यों किन कारणों से अभी यह बिल दोबारा से लाया गया, क्या यह बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम ही था 2026 में, या जो यूं कहें कि आपका 21 और 28 सितंबर को जो पास हुआ 2023 में, जिसे हमारी आदरणीय जो राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी थी, जिनके हस्ताक्षर से गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ और इसे नोटिफाई भी किया गया, वह दिनांक थी 28 सितंबर 2023। अगर नारी शक्ति वंदन अधिनियम वहां पारित हो गया तो फिर यह बिल कौन सा था? और अगर यह बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2026 अभी जो लाया गया है, वही अगर कोई संशोधन विधेयक इसी के संबंध में फिर से लाया गया है तो फिर वह बिल कौन सा था? देखिए, यहां दो बात समझना बहुत जरूरी है। बिल का पास होना और लागू होना, जब हम इसकी बात करेंगे तो यह बात बहुत गंभीरता से समझी जानी चाहिए कि एक बिल पास तो कर दिया गया पर उसे लागू नहीं किया गया। और लागू क्यों नहीं किया गया, यह बात समझिएगा। जब इस बिल को 2023 में पास किया गया, 28 सितंबर 2023, इसे जब पास किया गया, दोनों सदनों से पारित होने के बाद आदरणीय हमारी राष्ट्रपति महोदय द्वारा जब इसका साइन किया गया और गजट नोटिफिकेशन हुआ, तो वह तारीख थी 28 सितंबर 2023। तो पास तो हो गया पर लागू नहीं हुआ। लागू क्यों नहीं हुआ? लागू नहीं होने के पीछे तर्क यह दिया गया कि जब तक हमारा सेंसस नहीं हो जाता है, और सेंसस होने के बाद जब तक परिसीमन आयोग के गठन होने के बाद परिसीमन नहीं हो जाए, तब तक इसे लागू नहीं किया जाएगा। मतलब यह है कि लागू तो वहां पास तो वहां हो गया पर लागू इसे नहीं किया गया। और लागू नहीं करने के पीछे तर्क यह दिया गया क्योंकि उस बिल के अंदर ही यह प्रावधान था कि यदि वह पारित हो जाता है तो पारित होने के बाद इसे जब तक लागू नहीं किया जाएगा कि जब तक पहला सेंसस और डिलिमिटेशन ना हो जाए। तो अब यह बात आती है कि ऐसा फिर इस विधेयक में क्या था? अब हम इस विधेयक की बात करते हैं तो यह विधेयक तीन बातों को करता है। 131वां संशोधन विधेयक जिसे हम कहते हैं, दूसरा यूनियन टेरिटरीज को लेकर, और तीसरा जो था वह था डिलिमिटेशन को लेकर। जहां पर हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर ऐसा क्यों, मैं आपको क्यों कर रहा हूं उसके थोड़ी सी मैं पीछे लेके जाना चाहूंगा आपको। देखिए, जब 42वां संशोधन किया गया और फिर 84वां संशोधन किया गया और 87th भारतीय संविधान अमेंडमेंट किया गया, जब ये संशोधन किए गए तो इन संशोधन के अंदर यह निर्धारित किया गया कि 2026 के बाद जो भी पहली जनगणना होगी, उस जनगणना के बाद परिसीमन करने के बाद यह डिसाइड किया जाएगा कि कितनी लोकसभा और कितनी राज्यसभा सीटें विधानसभा सीटें होंगी। तो यह निर्धारित किया गया 1971 की जनगणना के आधार पर ही लोकसभा की सीटों का निर्धारण किया गया। और वहीं विधानसभा की सीटों की अगर बात करते हैं तो वह किया गया 2001 की जनगणना के आधार पर। जैसा कि आप जानते हैं, हर 10 साल में जनगणना लगातार की जाती रही है। तो जब हम बात करें दोनों संविधानों की, तो ऐसा इन संविधान के अंदर प्रावधानों की, तो वह प्रावधान कहां है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82 यह प्रावधान करता है कि लोकसभा की सीटें कितनी होंगी, कैसे होंगी, और परिसीमन के संबंध में यह बताता है कि जनगणना के बाद कितने सीटों का लोकसभा में आवंटन होगा। और यह किया जाता है हमारे सेंसस के आधार पर, हमारी जनगणना के आधार पर। और इसको निर्धारित कौन करेगा?
भारतीय पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर प्रावधान विधान बनाया जाएगा। अब इसी के बाद आगे बात करते हैं विधानसभाओं की सीटों की। तो भारतीय विधान जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनकी सीटों का निर्धारण अनुच्छेद 170 के आधार पर किया जाएगा। तो यह सब प्रावधान भी इसके अंदर भारतीय संविधान में ही किए गए हैं। पर जब हम बात करें कि क्या परिसीमन आयोग किस आधार पर गठित होगा, तो इसके संबंध में भारतीय संविधान के आर्टिकल 327 में परिसीमन आयोग को लेकर संसद को यह एम्पावर करता है, यह पावर देता है यह आर्टिकल कि आप भारतीय सेंसस के बाद परिसीमन को लेकर एक आयोग का गठन करने की शक्ति प्रदान करता है। वहीं बात करता है 329, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप 329 आर्टिकल की बात करेंगे भारतीय संविधान के, तो यहां इस बात को समझिएगा, एक बार परिसीमन आयोग का गठन यदि हो गया और वह जब अपनी चुनावी प्रक्रियाओं के अंदर लग जाता है और जिस प्रकार परिसीमन में लग जाता है, कॉन्स्टिट्यूंसीज के निर्धारण में जब वह लग जाता है, तो उसके बाद उसको किसी भी न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसा भारतीय संविधान के 329 में से प्रावधान किया गया है। फिर वहीं हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अंदर समानता के सिद्धांतों की भी बात होगी, यहां पर सामाजिक न्याय की भी बात की जाती है। तो उसके संबंध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 लोकसभा में SC ST की कितनी सीटें रिजर्व की जाएंगी उसका प्रावधान भी इसमें किया गया है। वहीं दूसरी बात करें हम, आर्टिकल 332 वह यह निर्धारित करता है कि राज्य की विधानसभाओं में SC STs की कितनी सीटें निर्धारित होंगी। 333 राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियंस को लेकर निर्धारण की व्यवस्था करता है। तो देखिए, आज ये बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूं, आपने 2023 के अंदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर दिया पर उसे लागू नहीं किया। लागू करने के पीछे एक कंडीशन पार्लियामेंट के अंदर इस बिल को पारित करते हुए लगाएगी कि जब तक सेंसस नहीं हो जाए और सेंसस होने के बाद जब तक परिसीमन नहीं हो जाए, जब तक 33% आरक्षण जो है वह लागू नहीं होगा। तो अब जब यह बिल लाया गया तो बिल के अंदर किसी भी प्रकार से 33% आरक्षण की बात यह नहीं थी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जब 33% आरक्षण आप दे चुके हैं 2023 में, भारतीय पार्लियामेंट अगर दे चुकी है, पारित कर चुकी है, तो 2026 में इस बिल का औचित्य क्या रह जाता है, क्योंकि 2011 की सेंसस के आधार पे ही अगर हमें इसे लागू करना था तो फिर हमें 2023 में इसे लागू कर देना चाहिए था। तो यह बात समझिएगा, जब तक पूरे भारत प्रदेश के अंदर भारतीय संविधान हमारा यह प्रावधान करता है कि जब तक सेंसस ना हो जाए, जनगणना ना हो जाए, जनगणना के बाद परिसीमन ना हो जाए और परिसीमन होने के बाद ही कॉन्स्टिट्यूंसीज की सीटों का आवंटन किया जा सकता है, चाहे वह लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। अब जो ये बिल लाए गए उसमें 3 बिल थे। 106वां संशोधन जो बिल लाया गया था वह था नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में। अब जो बिल लाया गया वह 131वां संशोधन विधेयक। यह किस बात को लेकर लाया गया यह बिल? यह बिल लाया गया जो भारतीय संविधान के अंदर 550 सीटें इस वक्त हैं, उन 550 सीटों से बढ़ाकर इनकी संख्या 850 कर दी जाए। यह सीटों को बढ़ाने के संबंध में है। और दूसरा जो बिल यह लाया गया, दूसरा बिल था परिसीमन को लेकर, जो हम डिलिमिटेशन जो बिल है वह लाया गया 2026 में कि इसका गठन किया जाए जिससे यह कॉन्स्टिट्यूंसीज का निर्धारण कर सके कि किस प्रकार होगा। तीसरा बिल यूनियन टेरिटरीज को लेकर था, क्योंकि जब 850 सीटें जब उसमें अंदर हो जाएंगी तो 815 सीटें जो होंगी भारतीय लोकसभा को लेकर निर्धारित की गई और वहीं 35 सीटें यूनियन टेरिटरीज को लेकर निर्धारित की गई। अब मैं इस वीडियो को बनाने के बाद आप सबसे देखिए, आप इस देश के अंदर रहते हैं, सब रहते हैं, भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हमें इनका मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये किस आधार पर इसका गठन किया जा रहा है। यह कोई अपने आप में बना हुआ कानून नहीं है। भारतीय संविधान के अंदर अगर हम देखें तो संपूर्ण शक्ति भारतीय प्रस्तावना के आधार पर हम भारत के लोगों में है। अगर भारतीय प्रेम्बल को हम देखेंगे तो उसका प्रारंभ भी हम भारत के लोगों से होता है, अंत भी हम जो उस प्रेम्बल को अपनाते हैं, भारतीय संविधान को अपनाते हैं, तो वह भी हम भारत के लोग ही अपनाते हैं। यदि हमें इन मूल बातों को पता होगा तो किसी भी प्रकार का कोई भी, यूं कहें कि किसी भी प्रकार की कोई भी खबर या कोई भी बात या कोई भी आपको अगर जानकारी मिलती है तो आप उसका खुद निर्धारण कर सकते हैं कि यह क्या है। और हमें वास्तविकताओं को पता होना चाहिए, क्योंकि एक जागरूक समुदाय, एक जागरूक समाज के अंदर, एक पढ़े लिखे समाज के अंदर यह जरूरी है कि जिस एक व्यवस्था से, जिस संविधान से हमारा पूरा देश चल रहा है, उस संविधान का प्रावधान हमें क्या कहता है। अब आपको मैंने ये बात क्लियर की, आप समझे होंगे कि देखिए, किसी भी बिल का पास होना और लागू होना दो अलग अलग बातें हैं। पास तो हो गया 28 सितंबर 2023 को माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा हस्ताक्षर होने के बाद, और उसको लागू करने के लिए उसमें एक कंडीशन उसमें लगा दी गई थी कि जब तक डिलिमिटेशन ना हो जाए तब तक इसे, और सेंसस ना हो जाए तब तक इसे लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि 42वें और 84वें और 87वें संशोधन अधिनियम द्वारा 2026 तक इसे फ्रीज कर दिया गया था। तो यह निर्धारित कर दिया था कि 2026 के बाद जब जनगणना होगी उसके बाद ही निर्धारित किया जाएगा
कि कितनी सीटें राज्यसभा लोकसभा और विधानसभाओं में बढ़ाई जाए। इस प्रकार इसका नियम बनाया गया। तो इसमें महत्वपूर्ण आज आपके सबके लिए क्या हो जाता है, आपके लिए हो जाता है 42वां संशोधन अधिनियम, 84वां संशोधन अधिनियम और फिर 87वां संशोधन अधिनियम। और उसके बाद हम अनुच्छेद की बात करें तो डीलिमिटेशन एक्ट हो, सेंसस हो, लोकसभा की सीटें हो, राज्यसभा की सीटें हो, या SC ST के सीटों को आरक्षित रखने की बात हो, उन सबके लिए कौन कौन से आर्टिकल भारतीय संविधान में दिए गए। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, 82 लोकसभा के लिए, 170 राज्य विधानसभाओं के लिए, और उसके बाद हम बात करें 330 सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को लेकर SC ST के लिए सीटें रिजर्व करता है। वहीं 332 राज्य विधानसभा में SC ST के लिए सीटें रिजर्व करता है। 333 एंग्लो इंडियंस के लिए दिया गया है। 327 डीलिमिटेशन जो हम बात करते हैं परिसीमन आयोग की, उसको गठित करने के संबंध में पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, उसको शक्ति देता है। वहीं 329 यदि ऐसा आयोग बन जाता है तो उसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब आपको मैं एक शानदार बात अंत में फिर कहना चाहूंगा कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 15 को पढ़ना ना भूलेगा, क्योंकि वह किसी भी धर्म, मूल, वंश, जाति या यूं कहीं जन्म स्थान के आधार पर विभेद को प्रतिषेध करता है। यही अनुच्छेद 15 है जो 330 और 332 में SC ST को समानता के अधिकार के तौर पर एक सीटों को आरक्षित करने के प्रावधान करता है। हाँ, एक बात और, इसमें भी 33% आरक्षण जो महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात कही गई, वह भी आगामी 15 वर्ष के लिए की गई है, ताकि 15 वर्ष तक हम इसे देखें। जिस प्रकार अन्य रिजर्वेशन की व्यवस्थाएं भारतीय संविधान में की गई है, उसे ही पुनः इसमें दोहराया गया है। अब मेरा अंत में आप सबसे प्रश्न यही है, अगर मैंने आपको आज ये व्याख्यान मेरा दिया है, और ये मेरा व्याख्यान भी उस आधार पर मेरे द्वारा दिया गया है कि भारतीय संविधान को जानो, समझो और पहचानो, क्योंकि यह भारत के हर एक जिम्मेदार नागरिक की यह जिम्मेदारी बनती है कि हमें हमारे नियमों का पता होना चाहिए, हमारे अधिकारों का हमारा पता होना चाहिए, ताकि हमें कोई भी व्यवस्था या कोई भी तरीके की बात या कोई भी खबर हमें विचलित ना कर सके। हमारे साथ इस प्रकार का हम अज्ञानता के में चलते हुए हम किसी प्रकार का गलत निर्णय हम ना लें। तो अब आप समझिएगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पारित हो गया था, पास हो गया था, बट लागू नहीं किया गया। लागू होने के लिए कंडीशन सेंसस और डिलिमिटेशन था, और सेंसस और डिलिमिटेशन के लिए 3 संशोधन मैंने आपको बताए। उसके ये निर्धारित कर दिया गया था कि 2026 की जो भी पहली जनगणना होगी उसके बाद सीटों का निर्धारण किया जाना चाहिए, उसको फ्रीज कर दिया गया था। और उसके बाद इसको जब लाया गया, अभी जो बिल आया 131वां संशोधन विधेयक, या 131वां संशोधन विधेयक जो आया है, यह विधेयक आपको मैंने बताया सीटों को बढ़ाने के लेकर है, परिसीमन आयोग को बनाने को लेकर है, या तीसरी बात यूनियन टेरिटरीज में सीटों का कितना निर्धारण होगा उसको लेकर यह विधेयक आया, ना कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के आधार पर है। उसको लागू करने के लिए यूं कह सकते हैं कहीं ना कहीं उसकी बात इसमें की गई है। पर अगर 2026 के सेंसस, प्रथम सेंसस के आधार पर ही से लागू करना था, तो फिर हमने 2011 की सेंसस को आज हम उसके आधार पर एक नया बिल लेकर आते हैं, तो यह बात थोड़ी समझ से परे है। और हमें जानना चाहिए कि किस आधार पर इसे लाया गया, इसकी वास्तविकता क्या है। मेरे को प्लीज कमेंट करके आप सब इसमें बताएं कि क्या आज का लेक्चर आपके लिए उपयोगी रहा, क्योंकि ये यूपीएससी के छात्र हों, आरपीएससी के छात्र हों, किसी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आप दे रहे हैं तो, या फिर आप अपने वोट का इस्तेमाल करने वाले समस्त नागरिक, यूं के वयस्क मताधिकार के आधार पर जो हम वोट करते हैं, उसके आधार पर समस्त नागरिकों के लिए जरूरी हो जाता है कि भारतीय संविधान में हमारी क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और व्यवस्थाओं के आधार पर क्या यह बिल लाया गया है। किसी भी बात को आप इसको सच्चाई ना माने। मैं चाहता हूं कि आप सब भारतीय संविधान बेर एक्ट को अपने घर में रखें और जानें कि भारतीय संविधान हमें क्या क्या हमारे लिए प्रावधान करता है, किस आधार पर हमें यह सब अधिकार वह देता है। अगर ये बात आज आपको अच्छी लगे तो प्लीज अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे बताएं। धन्यवाद।